राइट। तो हम बोलेंगे 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, जिसके अंदर 2 चेन्स होती हैं। 2 चेन से ये बने होते हैं, जिसमें एक चेन में हम बोलते हैं 30 अमीनो एसिड होते हैं और दूसरी चेन में 21 अमीनो एसिड उपस्थित रहते हैं। ठीक है। सेकंड इज फाइंड आउट की इसकी प्राथमिक संरचना इंसुलिन की। ईयर था 1953। ठीक है। अमीनो एसिड दोनों अलग अलग प्रकार से उपस्थित हैं और इन दोनों चेन्स के बीच में, तो सपोज ऐसी संरचना है, इस चेन में 21 है, इस चेन में 30 है, तो दोनों चेन्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे उपस्थित थे? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए थे। ठीक है। डाइसल्फाइड बंध जो होते हैं उनके द्वारा दोनों चेन्स आपस में, दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई थी। दूसरी बात, ये सारे अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की संरचना को बनाते हैं। क्लियर? पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं अमीनो एसिड से मिलकर, तो इनके बीच में बॉन्ड्स कौन से होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है। स्ट्रेट चेन्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड बना रही है, बहुलक बना रही है एक तरह से। ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड्स उपस्थित रहेंगे। दूसरी चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि भले ही हम बोल रहे हैं यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं तो हेयर, सिल्क इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली कैसे होते हैं? फाइब्रस होते हैं, रेशेदार होते हैं। ठीक है। रेशेदार होते हैं, फाइब्रस प्रकार के ये प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में ही अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आता है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन या द्वितीयक विन्यास, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमें यहाँ पर हेलिक्स नुमा आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है। और जो प्राथमिक संरचना थी, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन था, वो थोड़ा सा हमें फोल्डेड फॉर्म में देखने को आसानी से मिल सकता है। जब हम बोलेंगे हेलिक्स जैसी आकृति देखने को मिलेगी तो कुछ इस प्रकार की संरचना मिलेगी हमें, और हम बोलते हैं कि हर हेलिक्स के एक टर्न पर, वन टर्न पे 3.7 अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पहले तो अगर हम प्राइमरी की बात कर रहे थे तो वहां पे अरेंजमेंट कैसा था? अल्फा अरेंजमेंट था अमीनो एसिड का, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट चेन में। अब वो चेन क्या हुई है? थोड़ा पास आने की कोशिश करेगी। ठीक है। क्योंकि उसे क्या करना है, इतना बड़ा चेन के रूप में अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की संख्या देखो कितनी सारी है, बहुत सारे प्रोटीन्स उपस्थित हैं, वो सारे ऐसे फैल कर रहेंगे तो क्या होगा? वहां पर बहुत मिसमैच हो जाएगा, हौच पौच हो जानी है। इसलिए वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे बन रहे हैं, धीरे धीरे सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो पास पास आने की कोशिश करेंगे, तो कुंडलन भी होगा, उसमें कॉइलिंग होगी, हेलिक्स संरचना बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो पास पास आने के लिए क्या करते हैं? ये हेलिक्स का निर्माण करते हैं, इस तरह से हेलिक्स बनाते हैं। ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में होता हुआ थोड़ा पास आ रहा है। राइट। अब हम बोलते हैं कि हेलिक्स के एक टर्न में 3.7 अमीनो एसिड उपस्थित। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक अमीनो एसिड है, तो हम लिख सकते हैं 1 अमीनो एसिड यहाँ से यहाँ तक, दूसरा अमीनो एसिड हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा अमीनो एसिड हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, और चौथा अमीनो एसिड हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन 3.7 है, मतलब 7th पोर्शन तक यहाँ पर उपस्थित है, तो ये 4th अमीनो एसिड यहाँ पे स्टार्ट हो। ठीक है। 3.7 मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है 4th अमीनो एसिड का वो इसी के अंदर
जब सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे और ये हाइड्रोजन बंध क्या करते हैं, इस संरचना को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये आसानी से इसी फॉर्म में, इसी अवस्था में आसानी से रह सके। तो हाइड्रोजन बंध का, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का काम क्या है, स्टेबिलिटी प्रदान करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना हेलिक्स वाली संरचना। ठीक है, दूसरी चीज हम ये बोलेंगे, अभी यहाँ पे कॉइलिंग नहीं हुई है तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये फाइब्रस प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन की संरचना में ही आई। ठीक है, फाइब्रस ही होते हैं, अभी तक गोलनुमा आकृति इन्होंने अटेन नहीं की। राइट, तो इस तरह से हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन की, जहां पर हेलिक्स नुमा आकृति होती है, थोड़ी कॉइलिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फाइब्रस प्रोटीन्स की संरचना को बनाते हैं। एक हेलिक्स में कितने टर्न्स होते हैं, एक टर्न में कितने अमीनो एसिड होते हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। राइट, अब हम बात करते हैं तृतीयक वाले की, टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन। तृतीयक विन्यास जिसे हम बोलते हैं, इसे हम टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि हेलिक्स पहले बन गया था, अब इसमें और ज्यादा कॉइलिंग होगी। ठीक है, तो कॉइलिंग ज्यादा होगी। ठीक है, कुंडलित होंगे, सर्पिल आकार आकृति में पहले आए थे स्पाइरल में, तो ये और स्पाइरलिंग देखने को मिलेगी, सर्पिल आकार आकृति और ज्यादा देखने को मिलेगी। पहले वाले की आकृति यही तो थी, सर्पिल आकार, सर्प जैसे। ठीक है, और ज्यादा मोर स्पाइरल होंगी, कॉइलिंग हो रही है, कुंडलन हो रहा है इनके बीच में, और ये बहुत एडजेसेंट एक दूसरे के पास पास में आ रहे हैं। ठीक है, कॉइलिंग कर रहे हैं। तो दूसरी चीज जो देखने को मिलती है कि टर्शियरी के अंदर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की संरचना देखने को मिल सकती है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, आपस में मिक्स हो रहे हैं, सारे जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशंस थे वो आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उस कारण से ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की संरचना देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हम बात करेंगे मायोसिन की। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे 3 प्रकार के बॉन्ड्स देखने को हमें मिलते हैं। वो तीनों बॉन्ड्स कुछ इस तरह होते हैं। एक होता है पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि किस किस के बीच में होता है, H और O के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होगा H और O के बीच में, ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, दूसरे बॉन्ड की हम बात करेंगे तो दूसरा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध। ठीक है, आयंस जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और आयनिक बॉन्ड को बनाते हैं। अब आयंस कहाँ पर है, COOH वाले पोर्शन में H+ आयन यहाँ पर उपस्थित रह सकता है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ठीक है। तो इस तरह से आयंस जब बन जाते हैं H+- इस तरह से CO-, तो यहाँ पे जब इस तरह की संरचनाएं देखने को हमें मिलती हैं तो हम आसानी से बोल देते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रही है, आयनिक इंटरेक्शन हो रहा है। कि हो सकता है यहाँ से H रिमूव हो जाए और NH2 का H जो है वो यहाँ पे आ जाए, ये CO- है तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तीसरी बात करते हैं हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की, जिसके अंदर क्या होता है, सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो S और S इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। डाई क्यों? क्योंकि दो सल्फर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज में आ रहे हैं। ये सभी प्रकार के जो बॉन्ड्स हैं ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, राइट? कोवैलेंट नहीं है, नॉन कोवैलेंट हैं, थोड़े से वीक बॉन्ड्स हैं, इतना स्थायी रूप में उपस्थित नहीं रहते हैं क्योंकि प्रोटीन्स हो सकता है, हम बोलते हैं प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंगली नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर में संरचना में उपस्थित रहेंगे, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जो सेकेंडरी संरचनाएं हैं वो सुपर इम्पोज्ड रूप में उपस्थित रहेंगी। ठीक है, सुपर इम्पोज रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी रहेंगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, गोल राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे कि सारी संरचनाएं जब पास पास आएंगी, यहाँ देखो अगर ये संरचना और पास पास आती है तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और यहाँ पर फिर फाइब्रस फॉर्म देखने को कम ही मिलता है, राइट? तो इस तरह से टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन ये कहलाता है। फोर्थ प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन। जिसका मतलब हुआ चतुर्थक विन्यास, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो फोर्थ टाइप में हो रहा है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में और ज्यादा सुपर इम्पोजिशन देखने को मिलता है। मींस स्ट्रक्चर्स यहाँ पर और ज्यादा एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। ठीक है, संरचना बहुत ज्यादा जटिल हो रही है, कॉम्प्लेक्स संरचना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ये बना रहे हैं। ठीक है, जब हम इनके बॉन्ड्स देखते हैं तो इनमें भी वही बॉन्ड्स उपस्थित रहते हैं, आयनिक बॉन्ड्स और ज्यादा देखने को मिलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और ज्यादा देखने को मिलेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी यहाँ पर देखने को आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के बॉन्ड्स यहाँ पर उपस्थित रहे। अब जब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास आता है हीमोग्लोबिन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हीमोग्लोबिन उदाहरण है इसका। दूसरी बात, अगर हम क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन की, प्रोटीन की संरचना की बात करेंगे तो मोस्टली हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कैसे मिलेंगे? ग्लोब्यूलर जैसे गोल राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। कुंडलित स्ट्रक्चर्स जो होते हैं लूप के फॉर्म में जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे, मतलब लूपिंग बहुत ज्यादा मिलेगी, हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पास पास में आ जाएंगे, कॉइलिंग होगी, ठीक है, ट्विस्टिंग होगी, काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की संरचनाएं होने से पास पास बिल्कुल गोल ग्लोब्यूलर संरचना देखने को मिलती है। ठीक, दूसरी चीज, ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हम बोलेंगे हेट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एक हम बोलेंगे होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। होमोजीनस का मतलब हुआ कि इनके अंदर जो चार सब यूनिट्स उपस्थित रहेंगे वो सारे एक ही हैं, एक समान हैं। ठीक है, मतलब सेम सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। हेट्रोजेनस का मतलब हुआ कि इनके अंदर जो सब यूनिट्स हैं चार वो अलग अलग प्रकार के हैं, एक समान नहीं है सब यूनिट्स, इसलिए हेट्रो मींस अलग अलग, विषम प्रकार के, विभिन्न प्रकार के सब यूनिट्स उपस्थित। ठीक है, और जो सब यूनिट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोमर्स। ठीक है, जिनसे मिलकर ये बनते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रोटोमर्स। दैट मींस इनके
इनके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटोमर्स होंगे, इनमें समान प्रकार के सेम टाइप के प्रोटोमर उपस्थित रहेंगे, ठीक है, प्रेजेंट रहेंगे। अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो ये किस में आता है, हेट्रोजेनस में आएगा, ठीक है, हेट्रोजेनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, संरचना है, क्योंकि इसके अंदर 2 अल्फा प्रोटोमर्स उपस्थित रहते हैं और 2 बीटा चेन्स होती है, बीटा चेन प्रोटोमर्स उपस्थित रहते हैं। अलग अलग है, अल्फा चेन अलग है, बीटा चेन अलग है, तो इस प्रकार से 2 अलग अलग प्रकार के प्रोटोमर्स की उपस्थिति देखी गई है, इसलिए हम इसे हेट्रोजीनस बोल रहे हैं, विषम प्रकार का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेस्ट एग्जांपल हमारा हीमोग्लोबिन ही रहता है, राइट राइट। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन है, इसका साफ साफ मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हम प्रोटीन्स को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर हमें 3 प्रकार के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे आते हैं सिंपल या सरल प्रोटीन्स। दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएंगे कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रोटीन्स, ठीक है, और तीसरा क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएंगे डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रोटीन हमारे पास 3 टाइप के प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं। सिंपल प्रोटीन्स का मतलब साफ साफ होता है कि ये सरल प्रकार के प्रोटीन्स हैं जिनको अगर हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल अमीनो एसिड। मतलब इन प्रोटीन्स के अपघटन से, ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलता है, सिंपल अमीनो एसिड। मतलब इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ब्रेकडाउन करवाएंगे तो अमीनो एसिड सिंपल हमें मिल रहा है, इसलिए हमने इन्हें बोला है सरल प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो इनमें भी हमें डिफरेंट संरचनाएं देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो सरल है, मींस अमीनो एसिड सारे मिलकर इन्हें बना रहे हैं, राइट। दूसरी बात ये होती है कि इनके बीच में हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, बंध जो हैं वो पेप्टाइड बंध यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। दूसरी बात जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि कुछ यहाँ पर स्क्लेरोप्रोटीन्स भी उपस्थित हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो स्क्लेरोप्रोटीन्स के रूप में भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और जब हम इनकी संरचना की बात करते हैं तो ये हमें सिंपली हेलिकल फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं या फाइब्रस स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आता है सबसे पहले कोलेजन, ठीक है। कोलेजन को अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कोलेजन कहाँ पर उपस्थित रहता है, सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति होती है मीसेंकाइम कोशिकाओं से, ठीक है, मीसेंकाइम कोशिकाओं से इसकी उत्पत्ति होती है और कोलेजन हमारी बॉडी में ही उपस्थित रहता है, ठीक है। ये जो है हमारे जल के अंदर अविलीन होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है कोलेजन, ठीक है, मीसेंकाइम से बन रहा है और उपस्थित है। दूसरी बात करते हैं अगर हम इलास्टिन की तो ये भी कोलेजन जैसा ही होता है, मीसेंकाइम से ही बनता है। लेकिन जब हम इसकी संरचना की बात करें तो कोलेजन जैसी ही है संरचना, लेकिन इसकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है कई जगह पे। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे स्क्लेरोटिक वाल्व्स की तो वहां पर हमें ये मिलेगा
इसी के साथ ही इलास्टिक टिश्यूज जो होंगे, ठीक है, जहां पर इलास्टिसिटी की जरूरत होती है वहां मिलेगा। इसी के साथ ही टेंडन्स के आसपास भी देखने को मिल सकता है, राइट। जब हम फिब्रोइन की बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है और ये हमें मिलता है सिल्क में, ठीक है, सिल्क के अंदर देखने को मिलता है। जब हम कॉन्ड्रोइटिन की बात करते हैं तो ये भी सरल प्रोटीन ही है और ये मिलता है कार्टिलेजिनस सेल्स के अंदर, जो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं कोशिकाएं, उपास्थल कोशिकाएं जो होती है वहां पर हमें ये वाला प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ये चीज क्लियर है, कोलेजन, इलास्टिन, फिब्रोइन, कॉन्ड्रोइटिन अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं। टाइप किसके हैं? सरल प्रोटीन्स के। कोलेजन, इलास्टिन दोनों जो हैं वो मेसेंकाइम से ही बनते हैं, ठीक है। फिब्रोइन सिल्क, कॉन्ड्रोइटिन कार्टिलेज सेल्स के अंदर मिलेगा। फिफ्थ की बात करेंगे हम ओएसिन, ठीक है। ओएसिन की जब हम बात करते हैं तो ओएसिन हमें मिलता है बोन सेल्स जो होते हैं उनके अंदर मिलेगा और इसी के साथ ही टीथ सेल्स में भी, दंत कोशिकाओं में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ओएसिन हमें मिल रहा है बोन सेल्स के अंदर और टीथ सेल्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं मायोसिन की, एक्टिन की, ट्रोपोनिन की, ट्रोपोमायोसिन की और लास्टली बात करते हैं एक्टिनिन की, ठीक है। पहली बात तो ये पांचों के पांचों जो हैं ये कहाँ मिलेंगे? हमें मसल्स में, पेशियों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ मायोसिन जो है इसमें हेड भाग भी उपस्थित रहता है, थिक फाइबर होता है, मोटा होता है, ठीक है, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मींस इसके जो हेड भाग होता है, सर वाला भाग होता है, वो ही एक्टिन के साथ जुड़कर कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये ट्यूब्यूल नामक स्ट्रक्चर की तरह उपस्थित होते हैं। दूसरी बात करते हैं एक्टिन की, तो एक्टिन थिन फाइबर होता है स्ट्रेट लाइन में और ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बनता है जो कि फाइब्रस में कन्वर्ट होता है। तो हम बोलते हैं जी एक्टिन जो होता है वो एफ एक्टिन में बदल जाता है और ये जो ब्रांचिंग होती है ये हेलिकल फॉर्म में होती है। इसी के अंदर मायोसिन अपना हेड फंसाता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचनशीलता और शिथिलन होती है मसल्स के अंदर। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिनिन जो हैं ये कंपाउंड्स हैं दूसरे जो कि इन दोनों के साथ अटैच होकर मसल्स में वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे सरल प्रकार के कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिले। सरल का मतलब डायरेक्ट ब्रेकडाउन होते ही, हाइड्रोलिसिस की क्रिया होते ही अमीनो एसिड दे रहे, राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रकार के प्रोटीन्स की जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स या फिर कॉन्जुगेटेड। अब क्योंकि हमने नाम ही इन्हें क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है, प्लस कॉन्जुगेटेड मतलब इनके साथ एक और ग्रुप एडेड है, मतलब सम्मिश्र प्रकार के प्रोटीन्स हैं। मतलब प्रोटीन के साथ कोई और ग्रुप भी यहाँ पर अटैच्ड है और उस ग्रुप को हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। और इस ग्रुप की उपस्थिति के कारण इसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं कि सम्मिश्र है ये प्रोटीन के साथ जो मिक्स है। और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम पर भी इन प्रोटीन्स को हम डिफरेंट बेसिस पर, डिफरेंट आधार पर क्लासिफाई और वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें हम देखेंगे
ग्लूकोप्रोटीन्स का, जो कि दो से मिलकर बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोप्रोटीन्स। राइट, न्यूक्लियोप्रोटीन्स में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रकार जो है इसके अंदर वो हमें देखने को मिलता है फॉस्फोप्रोटीन्स के रूप में, जिसके एग्जाम्पल्स डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। राइट, फोर्थ प्रकार का हमें देखने को मिलता है क्रोमोप्रोटीन्स। फिफ्थ प्रकार का हमें देखने को मिलता है मेटेलोप्रोटीन्स, जिसमें मेटल ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच्ड रहेगा। और मेटल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है टायरोसिन। ठीक है, सिक्स प्रकार की बात करेंगे तो आता है लिपोप्रोटीन। ठीक है, और लिपोप्रोटीन में हमारे एग्जांपल्स आ सकते हैं स्फिंगोमाइलिन, ट्राइग्लिसराइड्स और लिपो है दैट मींस कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिली चीज कि अगर न्यूक्लियोप्रोटीन है दैट मींस यहाँ पर प्रोटीन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, न्यूक्लिक एसिड वाला ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड होना चाहिए, इसलिए हम इसे नाम देते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। दूसरी चीज जो यहाँ देखने को मिलती है कि जब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं तो इनकी एग्जांपल में आता है क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन कहाँ उपस्थित होता है, हमारे डीएनए के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित रहता है और मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। राइट, तो उपस्थित कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर, और बना हुआ किससे है, न्यूक्लिक एसिड से, इसलिए हम इनको नाम देते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। दूसरी चीज ग्लूकोप्रोटीन्स, इनको नाम दिया जाता है। इनके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स में सिर्फ 40% या इससे कम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन म्यूकोप्रोटीन्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है वो 40% से ज्यादा पाई जाती है। जब हम ग्लाइकोप्रोटीन्स की एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे आते हैं अल्फा, बीटा, गामा ग्लोब्यूलिन्स, जो कि हमारे ब्लड में उपस्थित रहते हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का ही पार्ट है। वहीं हम म्यूकोप्रोटीन्स की अगर बात करते हैं तो म्यूकोप्रोटीन्स में हमारे पास आता है ओवा में जो म्यूकोप्रोटीन उपस्थित रहता है। ठीक है, दैट मींस हम बोलेंगे योग के अंदर जो म्यूकोप्रोटीन उपस्थित है वो इसके अंदर हम कैटेगरी वाइज डालते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉस्फोप्रोटीन्स की। फॉस्फोप्रोटीन है, इसका मतलब इनके साथ कौन सा ग्रुप अटैच रहना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए। और जब हम इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो केसीन के अंदर भी हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। राइट, इसके अलावा पेप्टाइड्स में हमें फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। एग यॉल्क जो होता है इसके अंदर भी हमें फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। और एक प्रकार से हम बोलते हैं ओवा के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसके अंदर भी हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। राइट, तो इस तरह से फॉस्फोप्रोटीन्स हमारे यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोप्रोटीन्स की। नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर क्या है, एक क्रोमो ग्रुप उपस्थित है। अब क्रोमो ग्रुप उपस्थित है मतलब वहां पर कलरिंग सब्सटेंसेस उपस्थित रहने चाहिए। और जब हम इनके एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल आता है क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, हीमोसाइनिन, जो भी कलरिंग हैं प्रोटीन के बने हुए हैं और कलर भी देते हैं, क्रोमो ग्रुप अटैच्ड हैं, तो वो सारे क्रोमो प्रोटीन्स में पार्ट हैं। मेटल प्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ कि इनके साथ मेटल ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर, और मेटल ग्रुप अटैच्ड है तो इसके एग्जांपल्स होते हैं टायरोसिन एग्जांपल हो सकता है, एक होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, राइट, एक होता है इसके अंदर आर्जिनेज, कार्बोनोइल फॉस्फेट भी इसका एग्जांपल हो सकता है। अब लिपोप्रोटीन की बात करते हैं तो ये उपस्थित इसके अंदर क्या है, लिपिड के साथ प्रोटीन संयुग्मित है, ठीक है, इसलिए हम इसका नाम संयुग्मित बोल रहे हैं, कॉन्जुगेटेड। तो स्फिंगोकाइनेज, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सबके एग्जांपल होंगे जिनमें कॉम्प्लेक्स प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित हैं, राइट, इजी। थर्ड प्रकार के हमारे पास आते हैं डिराइव्ड प्रकार, यानी कि व्युत्पन्न प्रकार के प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम डिराइव्ड प्रोटीन्स की बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इन प्रोटीन्स के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्ट अमीनो एसिड नहीं मिल रहे, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिल रहे, राइट, मध्यवर्ती प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में ही हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं हाइड्रोलाइसिस के कारण, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं व्युत्पन्न प्रकार का प्रोटीन है जो कि डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस देकर अमीनो एसिड नहीं दे रहा है, हमें ब्रेक डाउन, ठीक है, अपघटन से मध्यवर्ती उत्पाद हमें मिलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे हमने बोला सपोज कि प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन होंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोटियोन्स, ठीक है, फिर हमें मिलेगा पेप्टॉन्स, फिर हमें मिलेगा पॉलीपेप्टाइड्स और फिर लास्टली हमें मिलेंगे पेप्टाइड्स, जिसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन्स के अपघटन से प्रोटियोन्स मिलेंगे, ये सबसे बड़े हैं, लार्ज हैं, फिर हमें पेप्टॉन्स मिलेंगे जो कि मीडियम हैं साइज में, आकार में, फिर पॉलीपेप्टाइड्स मिलेंगे जो स्मॉल है, और पॉलीपेप्टाइड्स और टूट के पेप्टाइड्स मिलेंगे जो कि वेरी स्मॉल है, बहुत छोटे, ठीक है। तो इस तरह के मध्यवर्ती उत्पाद हमें देखने को मिले। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि अमोनियम सल्फेट की उपस्थिति में, राइट, अमोनियम सल्फेट जो है इसकी उपस्थिति में हमें क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसके कारण हम बोले अपघटन जो है वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स में हो सकता है। और तीसरी बात ये बोलते हैं हम कि यहाँ पर जो बड़े लार्ज साइज हैं वो तो क्या करते हैं, सेमी सैचुरेटेड होते हैं, अर्ध सैचुरेटेड होते हैं और अपशेप बनाते हैं, लेकिन जो स्मॉल होते हैं, छोटे आकार वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं, फुली सैचुरेटेड, ठीक है, और फिर फुली सैचुरेटेड होकर अपशेप का निर्माण करते। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं डिराइव्ड प्रकार के प्रोटीन्स, राइट। तो हमने पढ़े 3 प्रकार के प्रोटीन्स, सिंपल, सरल, कॉन्जुगेटेड और लास्टली उत्पन्न, व्युत्पन्न या फिर डिराइव्ड। स्मॉल प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं या हम बोले सिंपल टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं कि सिंपल प्रोटीन्स हमारे 2 प्रकार से होते हैं। ये तो बोल दिया था कि अमीनो एसिड देंगे उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, लेकिन ये सिंपल प्रोटीन्स हमें 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलते हैं
फाइब्रस प्रकार के प्रोटीन्स, और नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलते हैं ग्लोब्यूलर प्रकार के प्रोटीन्स। ठीक है, जब हम फाइब्रस प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं दैट मींस हमें हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और लॉन्ग फाइबर्स के रूप में वो उपस्थित। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स वाटर सॉल्यूबल हो सकते हैं आसानी से। तो फाइब्रस प्रोटीन्स के हमने कई एग्जांपल देखे थे, जैसे हमने बोला कोलेजन है, ठीक है, कोलेजन के बाद हमने इलास्टिन देखा था, इलास्टिन के बाद केराटिन देखा था, केराटिन के बाद हमने देखा था ओएसएन, ओएसएन के बाद हमने इलास्टिन, इलास्टिन के बाद हमने फिब्रोइन देखा था, कॉन्ड्रोइटिन देखा था, इसके बाद सारे मसल के प्रोटीन्स हमने देखे थे। दैट मींस कोलेजन हमने बोला मेसेंकाइम से बन रहा था, इलास्टिन मेसेंकाइम से बन रहा था, ठीक है, इजीली सॉल्यूबल नहीं होते, ये वाटर के अंदर अविलेय रहते हैं, ठीक है। इलास्टिन टेंडन्स में पाया जाता है। केराटिन जो है ये हमारी स्किन, नेल्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा में पाया जाता है और ये एपिडर्मिस जो बाह्य त्वचा होती है वहां से बनता है, ठीक है। ओएसएन हमने बोला था कि बोन सेल्स में होगा, फिब्रोइन सिल्क में भी देखने को मिलेगा, कॉन्ड्रोइटिन कार्टिलेज में देखने को मिलेगा और इसी के साथ ये सारे मसल्स में देखने को मिलेंगे। तो ये बात की थी हमने फाइब्रस प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की, इनको भी देख लेते हैं, इनकी संरचना कैसे होगी। गोल आकार संरचना यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, गोल आकार संरचना है, प्लस इसी के साथ ये सॉल्यूबल भी होते हैं, हमारे वाटर के अंदर आसानी से सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाते हैं। एक चीज जो यहाँ देखने को मिली हमें ये कि हम केराटिन हम बोल रहे हैं हमारे हेयर्स में भी तो उपस्थित होता है, और हम देखते हैं कि अगर हम हेयर को बॉईल भी करते हैं, ठीक है, अगर बाय चांस हम देखते हैं कभी कभार गिर जाता है वो दूध में, सब्जी में, तो बॉईल भी होता है तो भी उसकी संरचना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट मींस ये हो रहा है कि यहाँ पे उस पे टेम्परेचर का भी प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट मींस वो पहले से ही डीनेचर्ड अवस्था में उपस्थित है। अब आप उस पर कुछ भी अप्लाई कर दो वो डीनेचर नहीं होगा, ठीक है, उसका नेचर चेंज नहीं होगा, राइट। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को हम बोलते हैं सॉल्यूबल होते हैं और इनका नेचर चेंज हो सकता है, चांसेस है कि इनका नेचर चेंज हो जाए अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, राइट। अब ग्लोब्यूलर के एग्जांपल्स हम देखेंगे, एल्ब्यूमिन, सेकेंड एग्जांपल ग्लोब्यूलिन, थर्ड एग्जांपल हिस्टोन, फोर्थ एग्जांपल ग्लोबिन, फिफ्थ एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेमिन्स, सिक्स्थ एग्जांपल प्रोलैमिन्स, और सेवेंथ हम बोल सकते हैं ग्लूटेन, राइट। तो इस तरह से 7 टाइप के ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स भी हमारे पास उपस्थित है। जब हम एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, राइट, तो एल्ब्यूमिन को हम बोल रहे हैं वाटर में ये सॉल्यूबल है, इसी के साथ एसिड और बेस में भी इसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन विभिन्न प्रकार से उपस्थित रह सकता है, जैसे अगर हम बोले कि अगर ओवा में उपस्थित है तो उसको हम नाम दे देते हैं ओवा एल्ब्यूमिन, सीरम में ब्लड में उपस्थित है तो उसको नाम दे देते हैं सीरम एल्ब्यूमिन, राइट। मिल्क में उपस्थित है तो हम लैक्टो एल्ब्यूमिन बोल देते हैं। तो इस तरह से एल्ब्यूमिन की
विभिन्न टाइप्स उपस्थित रहते हैं। मिल्क में एल्ब्यूमिन काफी सारी संरचनाओं में उपस्थित रहता है। क्या ये एक प्रकार का ग्लोब्यूलर गोलाकार प्रोटीन? जब हम ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं, राइट, तो ग्लोब्यूलिन को हम बोलते हैं कि वाटर में सेमी सॉल्यूबल होता है या नहीं होता सॉल्यूबल, ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये NaCl के अंदर काफी सॉल्यूबल हो सकता है, राइट। और ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन के फॉर्म में उपस्थित रहते हैं ब्लड के अंदर, राइट, और इनकी काफी संरचना एल्ब्यूमिन से मिलती जुलती होती। तीसरी चीज हिस्टोन की बात करते हैं। हिस्टोन उपस्थित कहाँ होता है? नॉर्मली अगर हम बोलते हैं तो हिस्टोन की उपस्थिति हमें मिलती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस में उपस्थित रहता है हिस्टोन। न्यूक्लियस के अंदर वहां पर क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर ही हिस्टोन की उपस्थिति देखी जाती है, ठीक है। ग्लोबिन की बात करेंगे तो ग्लोबिन जो होता है ये हीम ग्रुप में उपस्थित रहता है, ब्लड में उपस्थित रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसके अंदर पोरफायरिन रिंग उपस्थित रहती है, ठीक है, तभी तो हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। दैट मींस हीम ग्रुप के साथ ग्लोबिन प्रोटीन जो है वहां पर अटैच्ड है और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक मटेरियल को दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो आदान प्रदान में काम कर रहा है सब्सटेंसेस, राइट। देन हम बात करते हैं प्रोटामिन्स की। तो प्रोटामिन्स जो हैं ये भी एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, राइट, और इनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलेगी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कई बार इनकी उपस्थिति हमें ग्लूटेन में भी देखने को मिलती है, ज़ेन में देखने को मिलती है, ठीक है। और ग्लीन जो होता है व्हीट का जो प्रोटीन होता है वहां पर भी इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। प्रोलेमिन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पर्म में शुक्राणु में उपस्थित रहते हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वहां पर इनकी उपस्थिति देखी जाती है। जब हम ग्लूटेनिन की बात करते हैं तो ग्लूटेनिन हमें ग्लूटेन में जो गेहूं का ग्लूटेन होता है उसमें उपस्थित मिलता है, एक चिपचिपा पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के सिंपल प्रोटीन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, एक तो फाइब्रस प्रकार के, एक ग्लोब्यूलर प्रकार के। तो हम प्रोटीन्स को, सिंपल प्रोटीन्स को हमेशा दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरी चीज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बाद प्रोटीन्स का क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन कि इनकी क्या उपादेयता है, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, संरचना के रूप में प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं एज अ संरचनात्मक यूनिट, ठीक है, संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो जैसे हम बोल रहे हैं कीरेटिन है हमारा, तो कीरेटिन कहाँ उपस्थित रहता है? हेयर में हो सकता है, वूल में हो सकता है, राइट। इसी के साथ हॉर्न्स में हो सकता है, नेल्स में हो सकता है, स्किन में हो सकता है। तो क्या कर रहा है? ये एक संरचनात्मक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है डिफरेंट संरचनाओं। ऐसे अगर हम बात करते हैं मायोसिन की तो ये मसल्स में उपस्थित रहता है, ठीक है। कॉन्ड्रोइटिन की बात करते हैं तो ये कहाँ उपस्थित रहता है? कार्टिलेज कोशिकाओं में
उपास्थल कोशिकाओं में। ठीक है, ओएसएन की बात करेंगे बोन कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं में उपस्थित रहेगा, बोन सेल्स में उपस्थित रहेगा। तो ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है? संरचनात्मक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा अगर हम फंक्शन देखते हैं तो एज अ एंजाइम कार्य कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक एंजाइम की तरह प्रोटीन काम करता है। जितने भी कैटलिस्ट एक्टिविटीज होंगी, किसी भी एक्टिविटी को अगर हमें एक्टिवेट करना है, उत्तेजित करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए एज अ कैटलिस्ट प्रोटीन्स काम में आते हैं, एंजाइम की तरह काम में आते हैं और वहां सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। राइट, तो एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है और वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन ही। तीसरी हम बात करते हैं एज अ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन की तरह। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन की तरह कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड के अंदर हमारे ग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। और जब हम ग्लोबिन प्रोटीन की बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है हमारी बॉडी का, जो कि पूरी बॉडी में सारी सब्सटेंसेस को, जितने भी पदार्थ हैं उनको आदान प्रदान करता है, उनका परिवहन करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। एस्पेशली हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन को सारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, इसको सारे कोशिकाओं, सारे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसकी तरह भी ये कार्य करता है। तो हमने बोला संरचनात्मक इकाई, एंजाइम की तरह, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन की तरह। फोर्थ हम बात करेंगे मेटाबॉलिक रेगुलेशन में भी काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपापचय दर है, राइट, उसको भी ये नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करेगा? जितना भी वहां पर हमारी बॉडी में उपापचय चल रहा है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम चल रहा है, उस पे ये वर्क करके उसे कंट्रोल करता है, राइट। और वो मोस्ट ऑफ द काम किसका होता है? हॉर्मोन्स का ही होता है। इट मींस ये हार्मोन के रूप में प्रोटीन उपस्थित रहते हैं और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। बोल सकते हैं हम ये चीज कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको नियंत्रित किया जाता है हार्मोन्स के रूप में उपस्थित प्रोटीन्स के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ हम बात करेंगे यहाँ पर एज अ एंटीबॉडीज के फॉर्म में। ये भी प्रोटीन्स होते हैं कि हमारी बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन आ रहे हैं, बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर आ रहा है बॉडी के अंदर, तो वहां पे क्या होगा? सेल्स क्या करने लगेंगी? एंटीबॉडीज का निर्माण करेंगी। और ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो कि उनसे फाइट करेंगे और डिजीजेस को या इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में रोक कर रखते हैं। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं हमें इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं ताकि हम डिजीजेस को कम कर सके, बीमारियों को हमारी बॉडी में कम कर सके, राइट। तो एक एंटीबॉडी की तरह ये कार्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स की कि हमारे प्रोटीन्स कहाँ कहाँ किस तरह से काम कर सकते हैं।